Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? बाय इलेक्शंस टू 14 असेंबली सीट्स डिफर्ड टू नवंबर 20। बेसिकली 3 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में बाय इलेक्शंस होने वाले थे। बाय इलेक्शंस मतलब सपोज किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट्स वैकेंट है। उन वैकेंट सीट्स को फुलफिल करने के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है बाय इलेक्शंस। और ये बाय इलेक्शंस की डेट वगैरह कि कब इलेक्शंस होंगे, कौन सी डेट को काउंटिंग होगी, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस टॉपिक को हम यूपीएससी से कनेक्ट करके समझते हैं आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि इनका जिक्र इनके बारे में डिफाइन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 के बीच में। स्टेट लेवल पर और यूनियन लेवल पर जितने इलेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, राज्यसभा के इलेक्शंस हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन हो गए या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन हो गए, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, इन सभी के इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही रहती है। हम सब जानते हैं इंडिया बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर फ्री फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो डेमोक्रेसी का बेसिक पॉइंट है। तो इसको फुलफिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है। इनका जिक्र पार्ट 15 में इन्हें डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली पहली बार 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। तब ये सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी, बट धीरे धीरे हम अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर आए। सबसे बड़ा रिफॉर्म हम लेकर आए 1989 के टाइम पर। हमने एडल्ट सफराज की एज को कम कर दिया। पहले था कि जो 21 साल के लोग हो गए हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कि वो वोट देंगे, बट फिर हमने उस एज को कम कर दिया और 18 इयर्स कर दिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम बढ़ गया, मतलब कि एक मेजर पॉपुलेशन को उसे फिर से रजिस्टर करना है, अपना एक पूरा इलेक्टोरल रोल बनाना है कि आखिर कौन कौन वोटिंग में हिस्सा लेगा। सो उस बढ़े हुए काम को कम करने के लिए या बढ़े हुए काम को इजी मैनर में कंप्लीट करवाने के लिए उस टाइम पर हमने टेम्परेरी बेसिस पर मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, बट फिर उसे परमानेंटली बेसिस पर 1989 में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। अगर इसके अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और 65 ऑफ ईयर्स, जो भी पहले कंप्लीट हो जाता है, चाहे 65 साल के अगर हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर उनका 6 ईयर्स का टेन्योर फिनिश हो जाता है तो उनको फिर हटा दिया जाता है। अगर सैलरी वगैरह की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जज को जितनी सैलरी मिलती है वही उन्हें सैलरी भी मिलती है। अब बात करते हैं रिमूवल की। रिमूवल में देखा जाए तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसका 50%, साथ के साथ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों कंडीशंस क्वालिफाई होती है तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है। बेसिस होता है कि प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, हम बात तो कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे रिमूव किया जाता है, बट एक बात याद रखिएगा कि हम जब प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करते हैं तब भी रिमूवल की प्रोसेस यही रहती है, बट वहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का यूज सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए किया जाता है, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना ही ईसीआई, किसी के लिए इम्पीचमेंट का वर्ड नहीं यूज किया गया है। उनके लिए बोला जाता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। सो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज। आगे चलते हैं।
Several Delhi government schemes to tackle toxic air yet to take off. दिल्ली हमने बहुत पहले से बहुत डेप्थ में डिस्कस कर लिया है कि जो ये विंटर का अराइवल रहता है, या यूं कह लो इस टाइम पीरियड में जब खरीफ क्रॉप्स को आप हार्वेस्ट कर चुके रहते हो और रबी क्रॉप्स उगाने का टाइम पीरियड रहता है। सो इस टाइम पर दिल्ली में हमें एयर पॉल्यूशन बहुत अधिक देखने को मिलता है। गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव्स उठाती है एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जैसे स्टबल बर्निंग की हेल्प से अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो गवर्नमेंट हैप्पी सीडर हार्वेस्टर्स प्रोवाइड कर रही है किसानों को कि आप इसकी मदद से स्टबल को रिमूव करो, उसे बर्न आउट ना करो, ताकि दिल्ली में और उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स में हमें पॉल्यूशन का लेवल कम देखने को मिले। उसके बाद व्हीकल्स की बात की जाए तो व्हीकल्स में ऑड एंड इवन वाली पॉलिसी को अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट, मतलब कि एक दिन रोड में इवन नंबर प्लेट वाले व्हीकल्स चलेंगे, एक दिन ऑड नंबर प्लेट वाले व्हीकल्स चलेंगे। साथ के साथ अलग अलग ग्रेडेड एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने तैयार कर रखे, जिस तरह की एयर क्वालिटी रहेगी, पुअर रहेगी, सीवियर पुअर रहेगी, गुड रहेगी, मॉडरेट रहेगी, उस हिसाब से एक्शन प्लान्स गवर्नमेंट उठाएगी। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद कर देना, चिमनीज वगैरह को बंद कर देना, मतलब कि इंडस्ट्रीज को भी उनके प्रोडक्शन को कम करवा देना। ये सारे एक्शन प्लान इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाते हैं। इस साल भी गवर्नमेंट ने कुछ 5-6 प्रोग्राम्स लॉन्च किए। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग ड्रोन्स टू स्टडी सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के सोर्स को समझने के लिए ड्रोन का यूज करना, मेकिंग पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स, जैसे व्हीकल्स रहते हैं उनको वो किस बेसिस पे चलते हैं, जब उन्हें फ्यूल मिलता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने नेसेसरी कर दिया कि जब तक व्हीकल्स के पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड चीज ये की गई। थर्ड वन इज एंगेजिंग मशीन्स टू क्लीन रोड्स। होता क्या है कि जब आप स्वीप झाड़ू वगैरह ब्रूम वगैरह का यूज करके फ्लोर को साफ करते हो या रोड को साफ किया जाता है तो हम देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा उठते हैं, उस टाइम पर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है। सो बात की गई कि अब मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की जाएगी रोड्स की। पहले उन्हें सींचा जाएगा, जब डस्ट पूरी मतलब डस्ट पूरी बैठ जाएगी उसके बाद उन्हें मशीन्स की हेल्प से क्लीन किया जाएगा, इससे पॉल्यूशन कम हो सके। साथ के साथ कंडक्टिंग वर्कशॉप्स ऑन अर्बन फार्मिंग एंड डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास सिटी फॉरेस्ट, ये सारे प्रोविजंस थे जो गवर्नमेंट ने बोला कि हम दिल्ली में उठाएंगे ताकि पॉल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके। ये स्टेप्स आप गवर्नमेंट के द्वारा उठाने को बोले गए थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं इन स्टेप्स के इम्प्लीमेंटेशन में कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी कंसर्निंग लेवल तक गिर चुका है। आगे बढ़ते हैं हम अगली न्यूज की ओर। मणिपुर's non-Naga थाडाओ कम्युनिटी लैंड सपोर्ट टू एनआरसी। मणिपुर की एक नॉन नागा कम्युनिटी है जिसका नाम है थाडाओ, उन्होंने सपोर्ट किया है एनआरसी को। यहाँ पे हमारे लिए अगर हम यूपीएससी से इस टॉपिक को कनेक्ट करें तो हमारे लिए दो चीजें समझना इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट वन इज थाडाओ, थाडाओ कम्युनिटी किस रीजन को बिलोंग करती है, दैट इज मणिपुर। सेकेंड वन इज एनआरसी। एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब कि किसी भी कंट्री में जियोग्राफिकल एरिया में उस कंट्री के कितने सिटीजन्स हैं उनका रजिस्टर ही कहलाता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसे पहली और आखिरी बार 1951 में बनाया गया था, उसके बाद इसे आज तक अपडेट नहीं किया गया है। एक्सेप्शन है असम, असम में एनआरसी को स्टिल अपडेट किया गया था, चूंकि असम के साथ केस अलग था। असम में इनफिल्ट्रेशन या इलीगल माइग्रेंट्स बहुत अधिक बढ़ गए थे, वहां के लोगों ने 6 साल तक प्रोटेस्ट किया। 1985 में असम एकॉर्ड साइन हुआ, उसमें बोला गया कि हम असम के कल्चर को, वहाँ की इंडिजिनिसिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे। इसके लिए वहाँ पे जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, जो बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स आकर रह रहे हैं असम में और वहाँ के जो कल्चर को
कह सकते हैं कि होमोजीनस बना रहे हैं या डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए असम अकॉर्ड का आर्टिकल 6 साइन किया गया। उसी रिगार्डिंग हमने असम में एनआरसी भी इम्प्लीमेंट किया, बट ऑल ओवर इंडिया में अभी तक सिर्फ एक बार 1951 में ही एनआरसी इम्प्लीमेंट किया गया है। इसी रिगार्डिंग जो न्यूज आई है वो ये है कि मणिपुर की जो थडाओ कम्युनिटी है वो भी सपोर्ट कर रही है कि हाँ, हमें एनआरसी अपना तैयार करवाना है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल अर्जेस सेंटर टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग टॉय ट्रेन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ऑन कालका शिमला रूट। बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश है उसने अर्ज किया, सेंटर को रिक्वेस्ट की है कि कालका शिमला वाले रोड में वो एक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को प्रमोट करना चाहते हैं। बेसिकली जो वो रीजन है वो काफी माउंटेनियस रीजन है और वहां पर जो ट्रेन है वो लोअर गेज की चलती है, छोटे गेज वाली टॉय ट्रेन चलती है, और उसमें भी हिमाचल अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें उसे भी क्लाइमेट फ्रेंडली बनाना है एनवायरनमेंट में, ताकि वो निगेटिव इम्पैक्ट ना कर सके। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो इंजन हो वो हाइड्रोजन से चले, ताकि हम एक क्लीन एनर्जी सोर्स की तरफ मूव कर सके। बेसिकली हिमाचल प्रदेश ने अपना एक टारगेट सेट रखा है, 2026 तक उसे अपने आप को ग्रीन एनर्जी स्टेट डिक्लेयर करना है। इसके लिए ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश ने अलग अलग स्टेप्स ऑलरेडी उठा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने थर्मल पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस रहती है, थर्मल पावर कंजप्शन को बहुत कम कर दिया है। वो मोस्टली विंड हो गया, सोलर हो गया, इस तरह के एनर्जी से, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। साथ के साथ अगर कोई स्टेट अपना एनर्जी प्रोडक्शन में 90% सोर्स रिन्यूएबल सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस स्टेट को ग्रीन एनर्जी स्टेट डिक्लेयर किया जा सकता है। वहां की एनर्जी, मतलब कि कहीं ना कहीं वो स्टेट का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। हमने अपने ही कुछ टारगेट सेट कर रखे, दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ताकि जो हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड टारगेट्स है, फॉर एग्जांपल 2070 तक की हम बात करें कि हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेंगे, या ग्लोबल लेवल की बात की जाए तो हम पेरिस एग्रीमेंट के तहत बोल रहे हैं कि हम ग्लोबल लेवल का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगे। सो उसी चीज को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश का ये स्टेप बहुत वेलकम्ड है। उसने कोशिश की है कि हम टॉय ट्रेन में भी हाइड्रोजन का यूज करें। साथ के साथ हिमाचल प्रदेश कोशिश कर रहा है कि हम अपना जो एनर्जी सोर्स है उसे सोलर एनर्जी में भी शिफ्ट करें। वो प्लान कर रहे हैं कि स्टेट में 2000 मेगावाट का एक सोलर एनर्जी प्लांट स्टैब्लिश किया जाए, ताकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी सोर्स ग्रीन एनर्जी से आए। इससे होगा क्या ना कि उनको एक और बेनिफिट मिल जाएगा। पहली चीज कि हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म वाला देश है, टूरिज्म वाला स्टेट है, वहां पे टूरिज्म एक्टिविटीज, टूरिज्म कल्चर बहुत चलता है। ग्रीन एनर्जी स्टेट डिक्लेयर होने के साथ साथ जो भी वहां के प्रोडक्ट्स है, हिमाचल प्रदेश उन्हें इको मार्क प्रोवाइड कर पाएगा। और ग्लोबल मार्केट में या टूरिज्म के बीच में इको मार्क प्रोडक्ट्स की एक अलग ही वैल्यू है। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको प्रोड्यूस करने में हमने एनवायरनमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट नहीं किया है, कहीं ना कहीं हमने सस्टेनेबल तरीके से उस ऑब्जेक्ट का, उस चीज का प्रोडक्शन किया है, ऐसे प्रोडक्ट्स को इको मार्क प्रोवाइड किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश के प्रोडक्ट्स इको मार्क को लेने में एक लीड हासिल कर लेंगे, जिससे वहां का टूरिज्म भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। बिग टेक्स फेल अनसेफ ऑनलाइन स्पेसेस फॉर विमेन। इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है जो बिग टेक, जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में लीडिंग सोशल प्लेटफॉर्म्स है, उनका रोल और विमेन्स पर उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अभी यूएसए में इलेक्शंस हुए, कमला हैरिस जी ने जैसे ही अपना नाम सिर्फ अनाउंस किया, इवन उनके नाम अनाउंस करने के पहले ही सोशल मीडिया में उनसे रिलेटेड कई सारे मीम्स बनने लगे, जिसकी वजह से उनकी इमेज डिग्रेड होने लगी, उनकी डिग्निटी डिग्रेड होने लगी। जब उन्होंने नाम अनाउंस कर दिया गया, और जब उन्होंने अपना नाम अनाउंस कर दिया कि मैं इलेक्शन में पार्ट लूंगी, मैं एक कंटेस्टेंट हूँ, उसके बाद तो उनकी ट्रोलिंग बहुत अधिक बढ़ने लगी।
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ग्लोबल लेवल पर चाहे इटली हो जाए, चाहे किसी भी कंट्री की जो कोई भी लीडर विमेंस आगे बढ़कर आ रही हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस में हिस्सा लेने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो ये सोशल मीडिया है, जो प्लेटफॉर्म्स है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके लिए ऑब्स्टेकल साबित हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एआई इतना ज्यादा डेवलप हो गया है, डीप फेक वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गए, ये सारी चीजें एआई की मदद से बनाई जा रही हैं और पूरे सोशल मीडिया में टेक्नोलॉजीज के थ्रू इन्हें सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से विमेंस के लिए ये एक ऑब्स्टेकल की तरह सामने आ रहा है। अगर किसी मेल की इमेज के ऊपर क्वेश्चन उठता है या उसके रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो उस चीज का क्लैरिफिकेशन दे सकता है और जनता उसको सुनती है। बट जहां विमेन का केस आता है, तो अगर उसके रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसे डीप फेक चीजें सामने आती है, तो जनता डायरेक्ट उनके करेक्टर पर, उनकी डिग्निटी पर क्वेश्चन उठाने लगती है, उनके अपीयरेंस पर, उनकी फिजिकलिटी पर, हर एक मतलब एक विमेन का पूरा फिर निगेटिव इमेज ला करके सामने रख दिया जाता है। तो कहने को तो बोलते हैं कि टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं जो है वो विमेन एम्पावरमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, बट अगर डेटा देखा जाए तो डेटा कुछ अलग ही बोल रहा है। अगर मैं बात करूं बिग टेक कंपनीज में विमेन के इन्वॉल्वमेंट की, तो 40% से कम विमेन्स बिग टेक कंपनीज का पार्ट है। इसी वजह से कहीं उनकी गलत चीजें ना स्प्रेड हो जाए, इसलिए लोग उनको, इवन विमेन्स को, गर्ल्स को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं डिजिटल डिवाइसेस यूज करने के लिए। साथ के साथ अगर मैं बात करूं, जो अब हमें इसी के रिगार्डिंग समझना है कि आखिर बिग टेक कंपनीज ऐसा करने में सफल क्यों हो रही हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि बिग टेक कंपनीज के पास एक ऑप्शन रहता है सेफ हार्बर का। अगर किसी कंट्री ने, अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले, अगर बिग टेक कंपनीज उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, तो उनके पास सेफ हार्बर का ऑप्शन रहता है। मतलब कि वो थर्ड पार्टी से अपना पलड़ा हटा सकती है। मतलब कि अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, अगर गलत इन्फॉर्मेशन उनके प्लेटफॉर्म में पोस्ट की जा रही है, तो वो बिग टेक कंपनी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है, उसके ऊपर इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो हमें जरूरत है कि हम अपने इन तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करें। मतलब कि जहां बिग टेक कंपनी के पास इतना पैसा है, तो वो एक थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी न्यूज फीड, जो भी वीडियोस मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, सोशल मीडियाज में सर्कुलेट हो रहे हैं, उनको पहले एक प्रॉपर मैनेजमेंट या एक कमेटी बैठ करके उसे चेक करे, उसके बाद उसका सर्कुलेशन स्टार्ट हो। या अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है, या वो विमेन की डिग्निटी के खिलाफ है, तो बिग टेक कंपनीज के पास इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो उसके सर्कुलेशन को रोक सके, वो उस चीज को प्लेटफॉर्म से ही रिमूव कर सके, ताकि इसी की मदद से तो विमेन्स के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी रहेगी। या यूं कह ले कि जो टेक्नोलॉजीज है, एआई है, वो विमेन्स के लिए भी एज अ बेनिफिट साबित होगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एंशियंट टाइम पीरियड में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज का, वैसे ही जो एआई है, टेक्नोलॉजीज है, वो भी मैन के ज्यादा फेवर में काम कर रही है एज कंपेयर टू विमेन। इस पूरे एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि जो बिग टेक कंपनीज है वो फेल हो रही है या वो सही साबित नहीं हो पा रही है विमेन्स को भी उतना ही लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डज डेटा जस्टिफाई सब डिवीजन ऑफ कोटास? कोटास को समझने के लिए, कोटा मतलब कि रिजर्वेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(4), 16(4) ये सब हमें फ्रीडम देता है कि हम अपना रिजर्वेशन या एक कोटा फिक्स करके रख सकते हैं स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए। हुआ क्या, अगर मैं पहले इसकी हिस्ट्री में जाती हूँ कि आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें रिजर्वेशन देना क्यों है। तो उसके पीछे का पहला रीजन है हिस्टोरिकल इनजस्टिस।
मतलब कि जो SC ST OBC क्लास के लोग हैं उन्होंने हिस्टोरिकली इनजस्टिस को फेस किया है, कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को भी उन्हें फेस किया है। हिस्टोरिकली उनको इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता था समाज में। सो उस इनजस्टिस को हटाने के लिए हमें आज की डेट में उन्हें रिजर्वेशन देना पड़ता है। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना। इंडिया बात करता है इक्वलिटी की, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया इक्वलिटी को अचीव करना चाहता है। मेन उसका टारगेट है। अगर इक्वलिटी के बेसिस पे मैं एक जिसको ऑलरेडी आप हिस्टोरिकली जो ट्रोडन इंसान है, जो बैकवर्ड इंसान है, उसको और एक जनरल पर्सन को एक साथ रख दोगे तो ये इक्वलिटी नहीं होगी, ये एक तरह से इसके साथ इनजस्टिस होगा। सो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हमने रिजर्वेशन को सामने लाया। साथ के साथ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो पाए, एडवांसमेंट हो जाए, इक्वलिटी इंश्योर हो पाए, इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए हमने रिजर्वेशन का मुद्दा या यूं कह लो कोटा सिस्टम सामने लाया। कोटा सिस्टम को सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट पे लाया गया था वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लाया गया था। उनका जो इंटेंशन था वो एक क्लियर था कि हमें सोसाइटी में इक्वलिटी अचीव करनी है, एम उनका क्लियर था। बट समय के साथ ये जो कोटा सिस्टम है वो थोड़ा सा निगेटिव उसमें चला गया। पॉलिटिकली इसे एज अ वोट बैंक यूज किया जाने लगा। साथ के साथ देखा गया कि जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं वो तो सोशली बैकवर्ड रहे ही है, उनको रिजर्वेशन का एडवांटेज मिला ही नहीं है, या फिर यूं कह लो कि और भी जो गैप है वो लोगों के बीच में बढ़ गया है। इसलिए कुछ लोग रिजर्वेशन के फेवर में नहीं रहते। जो आज का एडिटोरियल आया है वो सब डिवीजन की बात कर रहा है। अभी रिसेंटली हमारे सामने मुद्दा सामने आया जिस तरह से ओबीसी में सब डिवीजन होता है। हमने पहले क्या किया, सबको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, तो उसमें से रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से एक क्लास उभर कर आई जिसने अपना अपलिफ्टमेंट कर लिया। सो अब उनको रिजर्वेशन की तो जरूरत नहीं है ना, उन्होंने अपना अपलिफ्टमेंट कर लिया। सो ओबीसी के अंतर्गत ऐसे लोग जिन्होंने अपना अपलिफ्टमेंट कर लिया उन्हें नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेयर किया गया। और दूसरी कैटेगरी क्रीमी लेयर, जिन जो अभी भी नहीं अपना डेवलपमेंट कर पाए हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, जो एक अच्छी पोजीशन पर आ गए हैं, उनको बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते रिजर्वेशन के। मतलब कि ओबीसी में दो कैटेगरीज बनाई गई। सिमिलरली बात की जा रही है कि हम स्केड्यूल्ड कास्ट में भी दो कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करें। जो ऑलरेडी अपलिफ्टमेंट लोग हैं उनको अलग किया जाए और जो सोशली बैकवर्ड है मेन बेनिफिट्स उनको दिए जाए, ताकि जो हमारा मेन एम है इक्वलिटी अचीव करने का, लेवल प्लेइंग फील्ड अचीव करने का, वो अचीव किया जा सके। बट इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि आप सब डिवीजन की बात मत करो। पहले तो आप ये देखो कि सब डिवीजन के पहले जो एससी के अंतर्गत पूरी क्लासेस है वो सेम लेवल पर अप्रोक्स है, मतलब कि सबने सब एक सेम उस पे आती है। तो आपको एससी के अंतर्गत सब डिवीजन करने की बात जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि आप रिजर्वेशन के मुद्दे को एक बार फिर से ऑब्जर्व करो। हमारे पास काफी लंबे समय से इसका डेटा नहीं आया है कि क्या अपलिफ्टमेंट हुआ है, कितने लोगों के ऊपर क्या एजुकेशन हेल्थ इतना किसको प्रॉफिट मिला है, उससे रिलेटेड हमारे पास सेंसस या डेटा नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं हमें डेटा की कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि क्या हमें कास्ट का सब डिवीजन करना है या फिर जो हम अभी तक रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं वही हमारे लिए सफिशिएंट है। सो इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया कि हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है। जल्द से जल्द ऐसे डेटा को पब्लिश किया जाए, सामने लाया जाए, जिससे हमें मदद मिल सके और हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाए। आगे चलते हैं, हमारी अगली न्यूज क्या कहती है। इंडिया अल्जीरिया साइन पैक्ट टू एलिवेट डिफेंस कॉपरेशन इनहेंस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इंडिया और अल्जीरिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जो कि मिलिट्री में कोलैबोरेशन की बात कर रहा है। किस तरह से दोनों कंट्रीज मिलकर मिलिट्री लेवल पर कोलैबोरेट करेंगी, आपस में समझेंगी एक दूसरे को और एक्सचेंजेस करेंगी। अगर अल्जीरिया की लोकेशन देखी जाए तो ये है अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका का कंटिनेंट में लाया करता है, मोरक्को के बगल में। इसकी आसपास की कंट्रीज मोरक्को,
ट्यूनेशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ। फर्स्ट वन इज ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जो हमें बताती है कि ग्लोबल लेवल पर क्या प्रिवेंशन किए जा रहे हैं, क्या डायग्नोसिस, क्या मतलब कि जो टीबी है उसका स्टेटस क्या है, कितनी कंट्रीज या कितने लोग इस चीज से प्रभावित हैं, और आने वाले समय में हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। सो पहली चीज जो सामने आई वो हमारे कि 2023 में अप्रोक्स 8.2 मिलियन पीपल्स को के अंतर्गत ऑब्जर्व किया गया कि टीबी जो कि टीबी से इफेक्टेड लोग हैं। देखा गया कि इस बीच पहले इट ऑल्सो मार्क्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम 7.5 मिलियन, जहां 2022 में 7.5 मिलियन केसेस थे, वही 2023 में बढ़कर 8.2 मिलियन हो गए। हालांकि हमें टीबी के केसेस में तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं टीबी से जो डेथ हो रही है लोगों की, वो हमें कम होती हुई नजर आ रही है। मोस्टली जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, वहीं पर हमें टीबी के ज्यादा पेशेंट्स देखने को मिले हैं। 55% ऑफ पीपल हु डेवलप टीबी वर मैन, मतलब कि अगर 100% का रेशियो देखा जाए तो उसमें से 55 मैन है, 33 वीमेन है और 12% बच्चों के अंदर टीबी देखा गया। जो मेन रीजन है कि टीबी आखिर क्यों हो रहा है, उसका मेन रीजन है अंडर न्यूट्रिशन। प्रॉपर ह्यूमन बींग्स को न्यूट्रिशन लेवल नहीं मिल पा रहा है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। दूसरा HIV इन्फेक्शन, तीसरा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, स्मोकिंग, डायबिटीज। इन 3-4 फैक्टर्स की वजह से, 5 फैक्टर्स की वजह से लोगों में टीबी के केसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपॉन्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रांसपॉन्डर को यूज करेंगे फिशिंग वेसल्स में। ट्रांसपॉन्डर एक डिवाइस है जो कि 2-वे कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए बनाया जाता है। हम सब ने देखा था कि जो इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं फिशिंग डोमिनेटेड इकोनॉमी वहां पर प्रिवेल करती है। सो इसी रिगार्डिंग हम एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम उन वेसल्स में ट्रांसपॉन्डर का यूज करेंगे। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज के मदद से काम करता है। ट्रांसपॉन्डर 2 चीजों से मिलकर बना है, ट्रांसमीटर एंड रिस्पॉन्डर। ट्रांसमीटर मतलब अगर हमें कोई सिग्नल भेजना है तो हम वो सिग्नल ट्रांसमीटर की तरफ से भेजेंगे। रिस्पॉन्डर मतलब कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल आया है तो हम उसे किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। ट्रांसपॉन्डर के अंतर्गत एक ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्डिंग सिस्टम लगा रहता है, मतलब कि अगर कोई भी सिग्नल ट्रांसपॉन्डर को मिला है तो वो उसे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड बैक करेगा ही करेगा। अलग अलग टेक्नोलॉजीज में ट्रांसपॉन्डर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट्स में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, व्हीकल कीज में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, सोनार में, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में, लैब टाइमिंग, मैग्नेटिक लेबल्स ऑन क्रेडिट कार्ड्स। इन अलग अलग टेक्नोलॉजीज में हमें ट्रांसपॉन्डर का यूज देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हिमाचल प्रदेश का एक जूलॉजिकल पार्क है, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। इसे फर्स्ट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा सर्टिफाई करने की बात की जा रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दुर्गेश अरण्य जियोलॉजिकल पार्क। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, ये हिमाचल प्रदेश में लाई करता है और इसे पहली बार इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये पहला ऐसा जू है जिसे सर्टिफाई किया गया। थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग और मजेदार सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस पूरी लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और अगर आपको लेक्चर्स में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ और आप इनोवेटिव चाहते हैं, तो आप मुझे वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।